हेलो गाइस, और सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्प्रिंग कर रहे थे। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में स्प्रिंग टाइप्स ऑफ स्प्रिंग पढ़ाया है आप, ठीक है, और उसका टर्मिनोलॉजी स्प्रिंग की, ठीक है, स्प्रिंग की टर्मिनोलॉजी और टाइप्स ऑफ स्प्रिंग हम केवल कोर्स के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा कोर्स है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितना हमारा सिलेबस में आता है, क्योंकि स्प्रिंग अब अगर किसी भी टॉपिक का बहुत ज़्यादा डिस्कस करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है। तो उतना ही करते हैं जितना हमारा कंपटीशन एग्जाम में आएगा, जितना हम, ठीक है। तो अब स्प्रिंग के बारे में और आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं हमारे जो हम, क्योंकि हमारे कोर्स में केवल क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, ठीक है। केवल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे और जो डिफरेंट टाइप के स्प्रिंग है वो नहीं देखेंगे। केवल क्लोज्ड कॉइल और हेलिकल स्प्रिंग है। हेलिकल स्प्रिंग में भी क्लोज्ड कॉइल, एक होता है ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, हम देखेंगे क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। अब क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में अगर आप देखोगे तो अब हेलिकल स्प्रिंग में अगर आप देखोगे उसमें भी दो, अगर हम उसको अलग अलग ऑपरेशन के हिसाब से देखें तो उसमें भी दो टाइप आते हैं। एक तो कंप्रेशन स्प्रिंग हो जाता है, एक हो जाता है एक्सटेंशन स्प्रिंग। कंप्रेशन स्प्रिंग कब, जब हम लोड जब लगाते हैं स्प्रिंग के डायरेक्शन में, स्प्रिंग के, ठीक है, तुम अगर कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग को। और एक्सटेंशन मतलब कि अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो, टेंसाइल लोड टाइप का लगा रहे हो, कंप्रेस में कंप्रेसिव लोड लगा रहे हो स्प्रिंग के ऊपर, और अगर एक्सटेंशन में टेंसाइल लोड लगा रहे हो स्प्रिंग के ऊपर तो वो एक्सटेंशन स्प्रिंग हो जाएगा और कंप्रेशन स्प्रिंग। तो इसमें भी हम, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप्स फॉर्म आ जाते हैं, कंप्रेशन स्प्रिंग और एक्सटेंशन स्प्रिंग। अब कंप्रेशन स्प्रिंग में भी उसके डिफरेंट फॉर्म है कि मतलब उसके एंड के हिसाब से, उसके एंड कॉइल के हिसाब से, जो उसका एंड वाला पोर्शन होता है, एंड कॉइल होता है, उसके हिसाब से कंप्रेशन स्प्रिंग में भी 4 प्रकार के आप देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम अब देखो, आपको पता है कि जो एक्टिव कॉइल्स और इनएक्टिव कॉइल्स होते हैं। एक्टिव कॉइल्स वो कॉइल्स होते हैं जो स्प्रिंग के एक्शन में भागीदारी रखते हैं। मतलब कि अगर स्प्रिंग पे अगर आप कोई लोड लगाओगे तो वो एक्टिव कॉइल्स ही होगा जो उस लोड को बियर करेगा या जिस पे ऑपरेशन होगा। इनएक्टिव कॉइल्स केवल सपोर्टिंग के लिए होते हैं। वो तो ना तो वो डिफ्लेक्ट होते हैं और ना ही वो एक्सटर्नल फोर्स उनको का कोई एक्शन उन इनएक्टिव कॉइल्स पर होता है। एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाते हैं वो केवल एक्टिव कॉइल्स पर ही एक्शन होता है और एक्टिव कॉइल्स ही डिफ्लेक्ट होते हैं। अब इनएक्टिव कॉइल्स कौन होते हैं? ज़्यादातर एंड वाले कॉइल्स जो बॉटम पे हैं और जो टॉप पे हैं वो इनएक्टिव कॉइल्स होते हैं। तो उसके हिसाब से, एंड कॉइल के हिसाब से, एंड कंडीशन के हिसाब से हम कंप्रेशन स्प्रिंग को 4 डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। एंड कॉइल के हिसाब से, एंड कनेक्शन के हिसाब से, जो उसका एंड कनेक्शन है, एंड कंडीशन है जो उसकी, ठीक है। अब जैसे कि मैं अब इसमें 4, ये देखो कंप्रेशन स्प्रिंग है, ये 4 कंप्रेशन स्प्रिंग बनाए हैं, चारों अलग अलग फॉर्म के हैं। इसमें क्या डिफरेंट है? केवल एंड का जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। चारों केसेस में एंड की जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। देखो, जैसे अगर मैं पहले केस में बात करूँ, इसका नाम है प्लेन एंड। क्या नाम है? प्लेन एंड, या नॉर्मली, ठीक है। तो ये नॉर्मली जैसा स्प्रिंग दिखता है वैसा ही है, जैसा स्प्रिंग होता है एक्चुअली में वैसा है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, ठीक है। प्लेन एंड है, ठीक है। अब इसमें जो देखो, मैंने यहाँ पर इसके एन टी आपको पता है क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। एन क्या है? एक्टिव कॉइल्स, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स। अब जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स हैं वो बराबर है नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स के। मतलब कि कोई भी इसमें इनएक्टिव कॉइल नहीं है, कोई भी इसमें इनएक्टिव कॉइल नहीं है। मतलब कि जो एंड वाला जो कंडीशन है वो भी उस पर वो इनएक्टिव नहीं है। मतलब कि उस पर भी लोड लगेगा, वो भी एक्सटर्नल फोर्स पे वो भी एक्शन में आएगा, वो भी डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इनएक्टिव कॉइल्स कौन से होते हैं? जो डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, जिन पे कोई अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे करके, ठीक है। पर इस केस में प्लेन एंड की कंडीशन में जो एक्टिव कॉइल्स हैं इसमें कोई भी इनएक्टिव कॉइल्स नहीं है, सारे के सारे एक्टिव कॉइल्स हैं,
ठीक है। तभी तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स आपको पता है क्या होता है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स की बात करें तो क्या होता है, एक्टिव कॉइल्स प्लस इनएक्टिव कॉइल्स। अब यहाँ पर कोई इनएक्टिव कॉइल नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे एक्टिव कॉइल्स हैं। तो ये प्लेन एंड की कंडीशन हो गई जिसमें सारे के सारे एक्टिव कॉइल्स होते हैं, कोई भी इनएक्टिव कॉइल्स नहीं होता। अगर सॉलिड लेंथ की बात करें, इससे देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने टर्मिनोलॉजी आपको सारी पढ़ाई है, तो उसमें देख लेना सॉलिड लेंथ क्या होता है, फ्री लेंथ क्या होता है। तो सॉलिड लेंथ की अगर हम बात करें तो NT + 1 मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स + 1 × D। और ये जब सब चीज़ें ना हम करने पर आते, प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें देखी गई हैं कि सॉलिड लेंथ इतनी होती है। हम ऐसे करके यहाँ से पता नहीं लगा सकते कि कितनी सॉलिड लेंथ होगी, करके देखा गया है प्रैक्टिकली, तब ये लिखा हुआ है। तो सॉलिड लेंथ इतनी। फ्री लेंथ आपको पता है क्या होती है सब केस में, सॉलिड लेंथ प्लस डेल्टा मैक्सिमम। डेल्टा मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन व्हेन मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड इज अप्लाई। जब आप मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड अप्लाई करोगे उस टाइम पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा स्प्रिंग का, फ्री लेंथ अपने टॉप पोजीशन से, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन से जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, प्लस डेल्टा मैक्सिमम प्लस डेल्टा अलाउंस। अलाउंस तो हमेशा रहता है, ठीक है, अलाउंस आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, अलाउंस रहता है, जानबूझ के डालते हैं अलाउंस। अब पिच, पिच क्या होगी, L - D / N। ठीक है, ये मैंने कहा कि सब देख प्रैक्टिकली करके तब बनाया गया, ऐसे हम यहाँ से देख के नहीं बता सकते। अब जैसे ये है प्लेन एंड ग्राउंड एंड, इसमें क्या किया है, जो टॉप और बॉटम वाली जो कॉइल्स हैं इनको ग्राउंड कर दिया गया है, ग्राइंड कर दिया गया है, फ्लैट कर दिया गया है रखने के लिए, ताकि रखने में सहूलियत हो जाए, एक बेस बन जाए, ये वाला और ये वाला। टॉप पे कुछ भी रखो या बॉटम पे रखो, है नहीं, तो ग्राउंड कर दिया गया है। तो इस केस में इनएक्टिव कॉइल्स हैं, इस केस में कौन से इनएक्टिव कॉइल्स हैं, जिनको हमने ग्राउंड किया है। तो आधा ये हो गया, आधा कॉइल ये हो गया, तो आधा और आधा 1। तो एक इनएक्टिव कॉइल्स, फुल इनएक्टिव कॉइल्स है इसमें। देखो जैसे कि टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स क्या है, एक्टिव कॉइल्स N + 1 + 1 क्या है, इनएक्टिव कॉइल। तो एक कॉइल जो है इसमें इनएक्टिव है, जो केवल सपोर्टिव कॉइल है, वो कौन सा है, जो बॉटम वाला और टॉप वाला, जो हमने ग्राउंड किया है। अब ग्राउंड इसीलिए तो क्या है, सपोर्ट करने के लिए। वो सॉलिड लेंथ क्या होगी, D/T। डी क्या है, कॉइल का डायमीटर, D कॉइल जो स्प्रिंग का डायमीटर है ना, वो D है, जो स्प्रिंग का डायमीटर होता है, जो वायर का डायमीटर होता है। अब कैपिटल D होता है मीन कॉइल डायमीटर, समझ गए। अब फ्री लेंथ आपको पता है, सॉलिड लेंथ प्लस डेल्टा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्लस अलाउंस का डेल्टा अलाउंस। पिच आपको क्या होगी, कैप L, यहाँ पर L क्या है ना, ये फ्री लेंथ है, LF, ठीक है, LF / N + 1, LF / N + 1। N क्या है, एक्टिव कॉइल्स। दो कॉइल्स हो गए, प्लेन एंड, ग्राउंड एंड, प्लेन एंड। अब यहाँ पर आ गया स्क्वायर एंड, मतलब कि एंड जो है स्क्वायर है, क्लोज्ड एंड है, क्लोज्ड एंड, ठीक है। तो स्क्वायर एंड, अब स्क्वायर एंड कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो इनएक्टिव कॉइल्स हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। इनएक्टिव कॉइल्स क्या हो जाते हैं, 2। एक तो नीचे वाला फुल और ऊपर वाला फुल, मतलब एक फुल कॉइल टॉप वाला, एक फुल कॉइल बेस वाला। टोटल नंबर ऑफ इनएक्टिव कॉइल्स कितने हो गए, 2, और एक्टिव कॉइल्स N। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हो गए, N + 2। सॉलिड लेंथ D/T + 1। ऐसे फ्री लेंथ आपको पता है, पिच क्या होगी, LF - 3D / N। N क्या है, एक्टिव कॉइल्स। अब स्क्वायर एंड, ग्राउंड एंड। अब क्या हुआ, जो स्क्वायर एंड है ना उसको ग्राउंड कर दिया। तो इस केस में भी इनएक्टिव कॉइल्स 2 है, N + 2। सॉलिड लेंथ D/T, फ्री लेंथ आपको पता है, और पिच ये, ठीक है। तो 4 फॉर्म आते हैं कंप्रेसिव में भी, प्लेन एंड हो गया, प्लेन एंड ग्राउंड हो गया, स्क्वायर एंड हो गया, और स्क्वायर एंड ग्राउंड हो गया, ठीक है। अगर हम, तो ये हो गई कंप्रेसिव लेंथ की बात। अगर हम बात करें एक्सटेंशन स्प्रिंग की, कंप्रेसिव स्प्रिंग की बात होगी, एक्सटेंशन स्प्रिंग की। अब एक्सटेंशन स्प्रिंग क्या होता है, पुल करते हैं। अब कंप्रेसिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पर कुछ लोड लगाया, यहाँ पर बेस तो बना हुआ है, इस पर हमने लोड लगा दिया,
है नहीं, बेस तो बना हुआ ही है। अब क्या हो गया कि अब जब एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करने के लिए तो भाई ऐसा स्प्रिंग चलेगा नहीं, उसको लो तो एक्सटेंड करने के लिए हमको पुल करने के लिए किसी को रखना पड़ेगा खींचने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हुक बनाते हैं, हुक बनाते हैं। देखो एक्सटेंड करने के लिए हमने क्या हुक बनाया, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप जब हुक बनाओगे तो भाई बेंड होगा, बेंड तो जो पोर्शन हुक बनाते समय जो ये स्प्रिंग है ये बैंड होगा यहाँ से। अब जो सबसे ज़्यादा जो फेलियर का कारण होता है एक्सटेंशन स्प्रिंग का, वो जो बैंड है हमारा, जहाँ पर बैंड हो रहा है वहाँ पर ज़्यादातर फेलियर होता है। अगर ये बात देखो कि स्प्रिंग इतनी जल्दी फेल नहीं होता जितना जल्दी हुक फेल हो जाता है, जितना ज़्यादा हुक ब्रेक हो जाता है। वो कारण क्या है कि जो बैंडिंग होती है ये हुक की, वो वहाँ पर फेलियर का कारण बनती है, ठीक है। अब जैसे ये है हुक, डिफरेंट टाइप के हम हुक बनाते हैं ताकि जो हमारा बैंडिंग के समय जो बैंडिंग हो वो हमारी मतलब कि स्मूथ हो, कि वहाँ पर किसी टाइप का स्ट्रेस डेवलप ना हो जाता है ना, स्ट्रेस डेवलप होगा क्योंकि बैंड हमने कहीं भी करा होगा। अब बैंड आप कहीं भी लगाओगे तो वहाँ पर तो डिफरेंट एक स्ट्रेस आ जाता है। तो हम एक्सटेंशन जब स्प्रिंग बनाते हैं तो इस हिसाब से बनाते हैं कि कहीं बैंड ना हो। तो हम नॉर्मली अगर हमने ऐसा बैंड बनाया है या कुछ ऐसा बनाया कि मतलब ज़्यादा कर्वेचर में हमने स्प्रिंग का जो हमने ये हुक दिया, अब जैसे यहाँ पर हुक है, ये इसका कर्वेचर थोड़ा कम है, ठीक है, मतलब शार्प कर्वेचर है। अब थोड़ा हमने इसको कर्वेचर को थोड़ा स्मूथ कर दिया, थोड़ा लंबा खींच के हमने हुक बना लिया, समझ गए। तो ऐसे करके हम एक्सटेंशन स्प्रिंग में कर सकते हैं चीज़ें, ओके। एक वही मैं कह रहा हूँ, देखो ये जो हुक है ना, अब यहाँ पर थोड़ा कर्वेचर थोड़ा शार्प है, शार्प हो गया। अब शार्प कर्वेचर में थोड़ा तो दिक्कत आएगी बैंडिंग की, आपका स्ट्रेस डेवलप हो गई। अब कर्वेचर का हम एक स्मूथ बना लें लूप फॉर्म में, ऐसे करके लंबा खींच के लंबा सा थोड़ा सा है नहीं, ताकि हमारा बैंड शार्प ना आए, थोड़ा स्मूथ आए कर्वेचर में, ठीक है। तो इस हिसाब से एक्सटेंशन स्प्रिंग होते हैं, ठीक है। अब एक्सटेंशन स्प्रिंग में अगर बात करोगे ना तो इसमें कोई भी, इसमें जितने नंबर एक्टिव, इसमें सारे एक्टिव कॉइल्स होते हैं, कोई भी इनएक्टिव कॉइल्स नहीं होता। भाई इनएक्टिव कॉइल्स कहाँ से होगा इसमें, इनएक्टिव कॉइल्स तो हमने देखा है ना कि जहाँ पर बेस होता है, इनएक्टिव कॉइल्स कहाँ पर, जिनमें जहाँ सपोर्टिव वाले हो गए, या आपके जहाँ पर स्प्रिंग का कोई एक्शन नहीं होता। अब एक्सटेंशन में तो ऐसा कोई सपोर्टिंग है ही नहीं, भाई इधर से भी खींचना है, इधर से भी खींचना है। तो जो सबसे एंड वाले कॉइल्स हैं वो भी एक्टिव कॉइल्स हैं, जो सबसे एंड वाले हैं, चाहे टॉप वाला हो या बॉटम वाला हो, क्योंकि हमें तो एक्सटेंड करना है ना। अब एक्सटेंड करते समय जो सबसे एंड वाला कॉइल है वो भी एक्शन करेगा। तो इसमें इसमें कोई भी इनएक्टिव कॉइल्स नहीं होता, सारे के सारे एक्टिव कॉइल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स की अगर बात करोगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपका इनएक्टिव कॉइल नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम समझे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन की, कहाँ पर, जहाँ पर बैंड हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर अगर आप लोड लगाओगे बैंडिंग के पास, तो अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से, क्योंकि बैंडिंग हुआ है, थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा। तो वो दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा एक लूप फॉर्म में, थोड़ा सा जैसे यहाँ पर शार्प कर्वेचर है, थोड़ा कर्वेचर स्मूथ करके हम हुक बना सकते हैं, ओके। चलिए अब बात करते हैं बकलिंग की, ठीक है। अब देखो कंप्रेशन स्प्रिंग है, कंप्रेस तो कर रहे हैं वो, कंप्रेशन स्प्रिंग की अगर बात करें, अब आपको पता है कि बकलिंग जब आप कंप्रेसिव लोड लगाते हो तभी होती है, एक्सटेंशन का कोई मतलब नहीं है। कंप्रेसिव लोड में ही जैसे आपने कॉलम पढ़ा होगा, ठीक है, कॉलम हो गया, शॉर्ट हो गया, जितने भी चीज़ें हैं, जब आप कंप्रेसिव लोड लगाते हो तो एक फेलियर आता है, उसे बकलिंग कहते हैं। बकलिंग क्या होता है कि अब जैसे कि ये मान लो ये रॉड है, कॉलम है, अब ऐसे करके मैं ऊपर से लोड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इतना लोड लगा दूँ कि अगर ये बकलिंग होगा, बकलिंग मतलब कि
अभी इसकी एक्सेज, अभी ये स्ट्रेट है, एक्सेज है बिल्कुल स्ट्रेट। अभी लोड जैसे मैंने लगाया तो क्या होगा कि यहाँ से अगर इसके जो ये एज है ये बेंट हो सकता है, बेंट हो सकता है, बेंट हो सकता है, ठीक है। बेंट कैसे होगा, मतलब कि इधर की तरफ भग जाए या इधर की तरफ भग जाए। मतलब कि देखो अगर ये इधर की तरफ भग गया या इधर की तरफ भग गया, ये जो पोर्शन है इसका ये इधर की तरफ फिक्स हो जाए, निकल जाए, बेंट हो जाए। अब बेंट तो समझ ही रहो ना, बेंट हो जाए। ऐसे ऐसे लोड लगाने पर इधर की, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेंट लाओगे तो इस डायरेक्शन में भग जाती है, इस डायरेक्शन में, ज़्यादा कंप्रेसिव लोड लगाने पर, ठीक है। तो ये कंडीशन आती है बकलिंग की। अब स्प्रिंग भी हो सकता है बकलिंग, भाई स्मूथ है मतलब स्प्रिंग भी हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा कंप्रेसिव लोड लगा दिया तो क्या हुआ, क्या होगा, अब ज़्यादा कंप्रेसिव लोड लगाओगे तो उसके जाने का रास्ता कहाँ से है, वो कहाँ को मतलब भागेगा। अगर ज़्यादा कंप्रेसिव लोड लगा, अब नीचे की तरफ जा नहीं सकता, बेस है, ऊपर से भी आपने लोड लगा रखा है, तो अब उसकी जाने की शर्त कहाँ पर बची, साइड को निकलने की, मतलब कि साइड को निकलने की। अब यहाँ पर जो साइड में खाली जगह है यहाँ को जा सकता है, तो ऐसे करके बकल हो सकता है, मतलब साइड को इस डायरेक्शन में इसकी एक्सिस के जो ये एक्सिस है, इसकी एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भग सकता है नहीं, ज़्यादा कंप्रेसिव लोड लगाने पर। अब वो ठीक है, स्प्रिंग के केस में भी हो सकता है भाई, क्योंकि हमने कॉलम के केस में तो बकलिंग पढ़ा हुआ है, स्प्रिंग के केस में भी बकलिंग हो सकती है, समझे। तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है इसमें कि कहीं बकल तो नहीं हो रहा है, अगर कंप्रेसिव लोड हमने ज़्यादा लगा दिया, ठीक है। तो अब उस केस में आपको कि जो आपकी फ्री लेंथ है, जो आपकी फ्री लेंथ है और जो आपका मीन कॉइल डायमीटर है, उस पर डिपेंड करता है कि जो आपकी फ्री लेंथ है वो लेस देन होनी, मतलब कि कम से कम 4 टाइम्स ऑफ मीन कॉइल डायमीटर तो होनी चाहिए, ठीक है, उससे कम ना हो, मतलब उससे ज़्यादा ना हो, मतलब ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा आपका, अगर ज़्यादा बड़ा, ये सबसे ज़्यादा कंडीशन कब आती है, जब आपका कॉलम, अभी तो ये छोटा है तो बकल नहीं होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा, इतना बड़ा आपने देखो, अगर बहुत बड़े बड़े कॉलम होते हैं और उस पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तब ज़्यादा चांसेस होते हैं बकल होने के, ठीक है। शॉर्ट कॉलम है उस पर ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, जो शॉर्ट कॉलम होते हैं, ठीक है। जो बहुत बड़े कॉलम होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं बकल होने के। तो आपका जो फ्री लेंथ है, फ्री लेंथ किसकी, स्प्रिंग की, आपको पता है, तो वो लेस देन होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ मीन कॉइल डायमीटर, मतलब बकल ना हो। उसी पर ये कंडीशन हो सकती है कि जो लेस देन होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ मीन कॉइल डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर 4 टाइम्स लेस देन होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा स्प्रिंग ना हो, उसकी लेंथ ज़्यादा ना हो, 4 टाइम्स ऑफ मीन कॉइल डायमीटर, इससे लेस देन होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये तो है कि इससे लेस देन होना चाहिए, मतलब कि नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, पर ये भी डिपेंड करता है कि कितना होगा। नॉर्मली हम ऐसे कहते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ मीन कॉइल डायमीटर होना चाहिए, पर ये डिपेंड करता है कि उसकी एंड कंडीशन क्या है, ठीक है, एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है क्या है उसकी। तो अब जैसे कि मैं स्टील स्प्रिंग की बात करता हूँ, जो स्टील के स्प्रिंग है ना, मैं केवल उन्हीं की बात कर रहा हूँ, स्टील के स्प्रिंग की बात, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ लेस देन 2.57 और सी, ये मैं केवल स्टील के स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ और किसी स्प्रिंग नहीं है, जो स्टील के मटेरियल के स्प्रिंग बने हुए हैं। तो उस केस में मीन फ्री लेंथ डिवाइड बाय मीन कॉइल डायमीटर लेस देन इक्वल टू 2.57 डिवाइड बाई CE। CE क्या है, एंड कंडीशन। जैसे हम कॉलम में देखते हैं, जो कॉलम होते हैं उसमें भी एंड कंडीशन देखते हैं ना, ऐसे इसमें भी एंड कंडीशन दिखी जाती है कि उसकी एंड कंडीशन क्या है। तो CE क्या है, एंड कंडीशन ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं CE2, तो CE इक्वल्स टू 2, एंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ, CE इक्वल्स टू 2। ये क्या होगा, जब हमारा जो स्प्रिंग का एंड है, एक एंड फिक्स्ड होगा और एक एंड फ्री होगा। मतलब कि मान लो ये वाला एंड फ्री है और ये वाला एंड बेस, टॉप बेस वाला फिक्स्ड है, समझ रहे हो, फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एंड फ्री। तो उस केस में एंड कंडीशन 2, तो 2 एंड कंडीशन यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे करेंगे, तब उस केस में अगर हम LF डिवाइडेड बाई लेस देन इतना होना चाहिए।
अब जैसे कि ये तो हो गई फिक्स्ड एंड फ्री की बात। अगर मैं 1 लूँ सी, तो बोथ एंड हिंज्ड, अगर दोनों एंड आपके हिंज्ड है, हिंज्ड, ठीक है, फिक्स नहीं है, हिंज्ड है। हिंज्ड मतलब समझते ही, हिंज्ड है आपके, फिक्स नहीं है। ओके, तब आपका जो एंड कंडीशन होगा वो 1 हो गया। अगर मैं 7.707 लूँ, ठीक है, तो एंड कंडीशन क्या है, एक एंड तो हिंज्ड हो और एक एंड फिक्स्ड हो, ठीक है। एक एंड आपका हिंज्ड हो और एक एंड अगर फिक्स है तो एंड कंडीशन 0.707, ठीक है। और 0.5 जब दोनों एंड आपके फिक्स्ड हो। अगर जब दोनों एंड आपके फिक्स हो जाएंगे, जब दोनों एंड, ये वाला एंड ये वाला, दोनों एंड आपके फिक्स हैं, तो उस केस में एंड कंडीशन 0.5। एंड फिक्स्ड है पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है, समझे। तो ये कंडीशन है और ये ऐसे ही डिपेंड करता है कि आपका कि एंड कैसा है। जैसे हमने कॉलम में बात करते हैं ना कि एंड कंडीशन, उसमें भी देखते हैं ना ऐसे ही। अब जैसे ये तो बोथ एंड फिक्स्ड, हिंड एंड फिक्स्ड एंड हिंज्ड, बोथ एंड हिंज्ड और फिक्स्ड और फ्री। अगर अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्प्रिंग के केस में वो दोनों सॉलिड प्लेट से अटैच रहते हैं। बॉटम वाला भी, टॉप वाला भी सॉलिड प्लेट से अटैच रहता है, जो टॉप वाला स्प्रिंग है, और बॉटम वाला भी सॉलिड प्लेट से अगर अटैच्ड है, उसके साथ अटैच है, तो उस केस में भी एंड कंडीशन कितनी होती है, 0.5, ठीक है। अगर आपका स्प्रिंग जो है वो दो रिजिड प्लेट के बीच में रखा हुआ है, दो रिजिड प्लेट है, ठीक है, दो रिजिड प्लेट है, उनके बीच में अगर आपका स्प्रिंग रखा हुआ है, दोनों रिजिड प्लेट के बीच में आपका स्प्रिंग रखा हुआ है, तो एंड कंडीशन 0.5, ठीक है। और ये केवल स्टील के मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं, जो स्टील के हैं। और चीज़ों औरों के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है LF/D, तो इसमें वो जानने की ज़रूरत नहीं है इतना, ठीक है, इतना बस। तो ये हो गया बकलिंग का। बकलिंग समझ गए हो गए। बकलिंग क्या, शॉर्ट कॉलम में इतनी होती है बकलिंग, जो लॉन्ग कॉलम होते हैं ना उनमें बकलिंग होती है, ठीक है। जो लॉन्ग कॉलम होते हैं उनमें बकलिंग होती है, क्योंकि वो ज़्यादा अब कोई इतना बड़ा कोई है, उस पर अगर ऊपर से कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है बकलिंग होगी, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर ही होती है, ओके। और आप देख रहे हो अगर ये रखने पर भी, ये एंड कंडीशन और LF/D 2.57 ये सब रखने पर भी आपका अगर बकलिंग हो रहा है, तब उस केस में तो आपको स्प्रिंग के अंदर एक रॉड डालनी पड़ेगी ताकि बकलिंग ना हो, मतलब रॉड डाल के ही काम करना पड़ेगा। अब देखो स्प्रिंग के अंदर गैप तो रहता ही है, स्प्रिंग के अंदर एक रॉड डालो, ऐसे वो तो अब जब वो डालोगे और वो तो स्ट्रेट रहेगा, तो स्प्रिंग बकल नहीं हो पाएगा। तब अगर ये कंडीशन ये भी फॉलो नहीं हो पाता, तो आपको स्प्रिंग के अंदर रॉड डाल के अपना काम करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा ना कि हमने चलो ये वाली सब चीज़ें रखी हैं, एंड कंडीशन ये सब चीज़ें रखी हैं, तब भी हमारा बकल हो रहा है, तो उस केस में आप जो स्प्रिंग में रॉड डाल के, कोई भी गाइड डाल के किसी भी टाइप का, तब आप बकल रोक सकते हो, ठीक है। तब वो एक लास्ट चांस, ओके। चलिए अब बात करते हैं सर्ज ऑफ स्प्रिंग की। स्प्रिंग में सर्ज आपने नाम सुना नहीं होगा, चलो तो सर्ज की बात करते हैं कि स्प्रिंग सर्ज क्या होता है। स्प्रिंग का सर्ज, ठीक है, सर्ज इन स्प्रिंग। अब सर्ज होता क्या है, देखो आपने कोई कुआं है, ठीक है, मतलब कि कोई भी कुआं है और उसमें आपने उसके सेंटर पे पानी, मतलब कुएं के सेंटर पे आपने पत्थर फेंका, सेंटर पे आपने पत्थर फेंका, जो फिर जैसे सेंटर पे आपने पत्थर फेंका, जो उसकी वेव्स हैं, जो वाटर है उसकी जो वेव्स हैं वो ऐसे मतलब कि बाहर की डायरेक्शन में जाने लग जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है, बाहर की डायरेक्शन में ऐसे जाने लग जाती हैं और फिर जो कुएं की वॉल है उससे टकरा के वापस आ जाती हैं ऐसा, और सेंटर पे आके रुक जाती हैं। दिखा होगा आपने ऐसा अक्सर कि
वॉल कुआं है कोई, ठीक है, कोई वेल है, उस पर आपने सेंटर पे पत्थर फेंका और उसकी जो वेव्स हैं वो बाहर की तरफ निकली और जो वॉल है किसकी, कुएं की, उससे टकरा के वापस उसी फॉर्म में सेंटर पे आ गई, वापस आ गई, ठीक है। तो ये हो जाता है सर्ज ऑपरेशन। तो ये स्प्रिंग में कैसे होता है? स्प्रिंग में ऐसे होता है कि आपने क्या होता है कि अगर जब पीरियोडिक फोर्स लग रहा हो, पीरियोडिक मतलब कि पीरियोडिक फोर्स समझ रहे हो, ऑक्सीलेटिंग फोर्स, स्टडी फोर्स नहीं लग रहा है। स्टडी फोर्स क्या होता है कि स्टैटिक फोर्स, किसी टाइप का वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई वाइब्रेटिव फोर्स लग रहा है, कोई पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, वाइब्रेटिव फोर्स होता है, पीरियोडिक फोर्स होता है, लगता ही है। पीरियोडिक फोर्स किसी अब पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, वाइब्रेटिव फोर्स लग रहा है, तो उस केस में स्प्रिंग में क्या होता है कि जो स्प्रिंग की कॉइल्स हैं, तो अगर जो सबसे मान लो सबसे टॉप वाली कॉइल है उस पर वाइब्रेटरी फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो जो सबसे वाली टॉप वाली कॉइल्स है वो क्या करेगी, अपने नीचे वाले कॉइल को कंप्रेसिव फोर्स देगी, अपने नीचे वाले कॉइल को ऐसे करके, और जो ये वाली थी इसने अपने नीचे वाले को देगी, ऐसे ही ये अपने नीचे वाले को ऐसे करके, और फिर क्या होगा, जो जब बेस पे पहुंच जाएगी, जब बॉटम पे पहुंच जाएगी, तो बॉटम वाली कॉइल क्या करेगी, अपने से ऊपर वाले कॉइल को दोबारा फोर्स देगी, ऐसे करके फिर ऊपर जाएगा ऐसे, तो फिर टॉप पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे करके ये किस टाइप का फोर्स लग रहा है, जैसा मैंने कहा पानी में सर्ज, इसे कहते हैं सर्ज, ठीक है। ऐसे करके उस नीचे वाले ने ऊपर वाले को दिया, ऊपर वाले ने नीचे वाले को दिया, ऐसे करके। तो ये केवल होता है जब आपका वाइब्रेटिव मोशन हो रहा हो, पीरियोडिक फोर्स लग रहा हो स्प्रिंग पे। स्टैटिक फोर्स लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कंप्रेशन लग रहा है, कंप्रेसिव स्प्रिंग, अगर जो स्प्रिंग है उस पर कंप्रेसिव स्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो भाई वो तो स्टैटिक फोर्स लग ही रहा है, अब वो ऐसे दबाई का दबाई है। अब जब वाइब्रेटिव फोर्स लगता है तब उस केस में ये सब चीज़ें होती हैं। तो भाई जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें ये दिक्कत है, अब आपको पता है कि सबका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है। अब किसी भी अगर आप में वाइब्रेटिव फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग का भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिव होगी, ऑफ वाइब्रेशन की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो किस फ्रीक्वेंसी से इधर ऊपर नीचे हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है सबकी, जिस पे भी अगर वाइब्रेटिव फोर्स लग रहा है तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है कि किस फ्रीक्वेंसी से वो ऊपर नीचे जा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, उसकी भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो उसकी जब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी नेचुरल नहीं है, नेचुरल तो आपकी स्प्रिंग की रहेगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपने वाइब्रेटिव फोर्स लगाया है, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर स्प्रिंग के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो रेजोनेंस की एक कंडीशन आती है। रेजोनेंस तो पता है, रेजोनेंस की एक कंडीशन आती है। अब भाई जब रेजोनेंस होगा तो वर्स्ट कंडीशन है भाई, रेजोनेंस तो समझे। अब अगर आप देखा होगा ना आपने, रेजोनेंस तो होना नहीं चाहिए कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी कभी भी जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होनी चाहिए, रेजोनेंस आ जाता है। और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से आपका मटेरियल फेल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई है और दोनों अब क्या कहते हैं उस पर बैड इफेक्ट डालेंगे स्प्रिंग पे, ठीक है। तो भाई ये ठीक है, तो रेजोनेंस आ गया। अब रेजोनेंस की वजह से हाई स्ट्रेस डेवलप हो गया। अब हाई स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा तो जो आपका स्प्रिंग है
उसकी जो एंड्योरेंस लिमिट है, अब एंड्योरेंस लिमिट तो आप समझ रहे हो कि एंड्योरेंस लिमिट वो लिमिट होती है जहाँ पर हमारा मटेरियल जो हमारा पार्ट है, जो पार्ट है हमारा, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक फटीग उसकी लाइफ रहती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक, एंड्योरेंस लिमिट तक। अगर उसकी अगर एंड्योरेंस लिमिट से हमारा, अगर उसमें स्ट्रेस डेवलप हो गया, अगर हमारे स्प्रिंग में एंड्योरेंस लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, तो हमारी जो स्प्रिंग की लाइफ है वो घट जाएगी, वो फाइनाइट रह जाएगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, क्योंकि एंड्योरेंस लिमिट के नीचे ही इनफाइनाइट लाइफ हमें मिलती है। ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट मतलब एंड्योरेंस स्ट्रेस। अगर एंड्योरेंस स्ट्रेस, फटीग स्ट्रेस हमारा, अगर हमारा जो स्ट्रेस हमारा जो डेवलप हो गया है स्प्रिंग में वो एंड्योरेंस लिमिट के नीचे है, तब तो इनफाइनाइट लाइफ है हमारी है। पर अगर हमारा जो स्ट्रेस उसमें डेवलप हुआ है स्प्रिंग में वो एंड्योरेंस लिमिट से ऊपर पहुंच गया, तो फाइनाइट लाइफ हो जाएगी, स्प्रिंग की लाइफ घट जाएगी, हमारा फटीग स्ट्रेस उसमें आएगा, और फटीग की वजह से हमारी मटेरियल, स्प्रिंग का जो मटेरियल है फेल होने के बहुत ज़्यादा चांस है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस आएगा तो एक वेरी हाई स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, हाई स्ट्रेस इतना डेवलप हो गया कि वो एंड्योरेंस लिमिट को भी उसने पार कर दिया है, समझ, इतना हाई स्ट्रेस, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से हुआ, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। अब दोनों डबल फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, अब डबल फ्रीक्वेंसी हो गई, अब जब डबल फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ है, तो भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए स्प्रिंग के केस में। अब भाई जैसा आपने देखा होगा, अब वाइब्रेटिंग मोशन में भी तो हम स्प्रिंग यूज़ करते हैं भाई, कितने सारे वाइब्रेटिंग मोशन है। अगर जो आपकी बंदूक होती है उसमें स्प्रिंग होता है, जो आपका वॉल्व होते हैं वॉल्व स्प्रिंग देखे होंगे, वॉल्व स्प्रिंग है नी। तो बहुत जगह आप स्प्रिंग जहाँ पर वाइब्रेटिंग मोशन होता है वहाँ यूज़ करते हो, है नी। तो वो तो ये केस तो हमें लेना ही पड़ेगा नहीं, सर्ज वाला। तो भाई इसको रोकने के लिए क्या करें? इसको रोकने के लिए सबसे एक तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है स्प्रिंग की वो 15 से लेके 20 टाइम, मतलब 15 to 20 टाइम्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है उसका 15 से 20 गुना नेचुरल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए स्प्रिंग की। वो ऐसा बनाए कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है स्प्रिंग की वो 15 से 20 गुना ज़्यादा हो, इससे जो आपकी फ्रिक्वेंसी जनरेट हुई है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उससे। अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी 15 से 20 गुना ज़्यादा होगी तो भाई दोनों बराबर नहीं होंगे और रेजोनेंस आएगा नहीं। या एक और तरीका क्या है कि हम क्या करें, जो सर्ज आया है, जो मतलब कि जैसे सर्ज आया है एक ऐसे ठीक है आ गया, तो उसको हम कम करें फ्रिक्शनल डैम्पर लगा के, होता है ना डैम्पिंग हमारा, जैसे हम पढ़ते हैं डैम्पिंग, तो फ्रिक्शनल डैम्पिंग लगा के उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक लोड में तो होता नहीं है, केवल कौन से लोड में, जब वाइब्रेटिंग मोशन हो रहा हो, डायनामिक लोड लग रहा हो, है नी, तो इस लोड में ही होता है सर्ज का ऑपरेशन। तो सर्ज इन स्प्रिंग एक मेन टॉपिक है जो जानना चाहिए, और इसको इसी तरीके से रोका जा सकता है कि 15 से 20 टाइम जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है स्प्रिंग की वो ज़्यादा हो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रिक्वेंसी से, और हम उसमें फ्रिक्शनल डैम्पिंग लगाएं, ठीक है, ताकि वो जो सर्ज उत्पन्न हो रहा है वो उसे कम कर सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और